ईपीएस 95 पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, 80,000 एरियर का हुआ भुगतान। पेंशन भोगी हुए मालामाल। ईपीएस 95 के अंतर्गत एक बार पेंशन लागू हो जाने पर पेंशनों को प्रत्येक वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना अनिवार्य है, जिससे पेंशन लगातार जारी रह सके। किंतु विभिन्न कारणों जैसे ज्ञानाभाव, शारीरिक एवं आर्थिक असमर्थता, परिवार के मुखिया की मृत्यु इत्यादि के कारण कुछ पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष अपडेट नहीं करवा पाते, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन की अदायगी रुक जाती है और इस प्रकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। बैठक में किया विचार। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल की जून 2024 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आगामी नवंबर माह में पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र त्वरित गति से अपडेट करने हेतु तैयार रहने तथा साथ साथ जिन पेंशनरों की पेंशन पिछले 5 वर्षों से किन्हीं भी कारणों से रुकी हुई है, उनकी पेंशन पुनः शुरू करने के विषय पर गहन विचार हुआ। जब सामान्य निर्देशों का पालन कर देने के बावजूद भी पेंशनरों से संपर्क नहीं स्थापित किया जा सका तो सामान्य से कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश की गई। एक पेंशनर तक उसकी पेंशन, जो विगत कई वर्षों से रुकी पड़ी थी, इसके लिए पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय के लोगों द्वारा सामान्य से इतर किए गए कुछ सतत प्रयासों को नीचे बताया गया है। जिस दृढ़ता से कार्यालय के लोगों ने पेंशनरों तक पहुंचने, उन्हें समझाने और उनका विश्वास जीतने की कामयाब कोशिश की है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। अप्रैल 2024 तक लगभग 650 ऐसे पेंशनरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें पेंशन जारी की जा चुकी है। यह भगीरथ प्रयास शेष पेंशनरों के लिए भी जारी है। संपर्क अभियान की शुरुआत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अंशधारकों को बेहतरीन एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर अनेक नए अभियान प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला हिप्र ने भविष्य निधि के पेंशनधारकों को सर्वश्रेष्ठ तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से संपर्क नामक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ऐसे पेंशनरों के संपर्क किया जा रहा है जिनकी पेंशन उनका ई-जीवन प्रमाण अपडेट न होने के कारण पिछले 5 वर्षों के रुकी हुई है। बंद पेंशन इस प्रकार फिर से हुई शुरू। इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा लाभार्थी श्रीमती कमलेश कुमारी, धर्मपत्नी श्री अतरदीन, पेंशनर पीपीओ संख्या XX 880 से दूरभाष पर बात की गई तथा उन्हें बताया गया कि इस कार्यालय द्वारा उनके पति श्री अतरदीन को पेंशन दी जाती थी, जो कि मई 2017 से बंद पड़ी है। श्रीमती कमलेश कुमारी ने बताया कि उनके पति अतरदीन की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति ने कभी भी इस पेंशन के बारे में नहीं बताया और न ही ये बताया कि उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन उन्हें लगेगी। चूंकि कमलेश पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्हें कहा गया कि यदि घर पर कोई और है तो उनसे बात करवाएं। घर पर और कोई नहीं है, यह कहकर फोन काट दिया। कमलेश को फिर से कॉल की गई। अब वह फोन पर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं बीमार हूं, अभी मेरे पास कोई नहीं है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। इस पर कार्यालय द्वारा पेंशनर से जिस भाषा में वह बात कर रही थी उसी भाषा में बात की गई। वह कोंकणी भाषा में बात कर रही थी। कार्यालय द्वारा कोंकणी भाषा में ही उनको पेंशन के बारे में बताया गया। फिर पेंशनर को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। पेंशनर ने रोते हुए बताया कि अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तथा वह खेतों में काम करने में भी असमर्थ है। उन्हें अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
श्रीमती कमलेश को परिवार के अन्य सदस्य से बात करवाने के लिए कहा गया ताकि पेंशन हेतु उनके स्तर पर की जाने वाली औपचारिकताओं के बारे में समझाया जा सके। इस पर उन्होंने अपनी पोती से बात करवाई। उनकी पोती को संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि इसके लिए श्रीमती कमलेश कुमारी को अपने पति श्री अतरदीन का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक खाता उसी शाखा में होना चाहिए जिसमें उनके पति श्री अतरदीन का था, इत्यादि दस्तावेज इस कार्यालय को भेजने होंगे। पेंशन शुरू और एरियर का हुआ भुगतान। श्रीमती कमलेश कुमारी से उक्त सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशनर की मृत्यु तिथि अपडेट करने के पश्चात श्रीमती कमलेश की पिछली पेंशन बकाया राशि 76828 रुपये एक सप्ताह के भीतर उनके खाते में भेज दी गई। पेंशन भोगी ने माना आभार। श्रीमती कमलेश ने दूरभाष के द्वारा ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया है और उनकी पोती के द्वारा व्हाट्सएप एवं वीडियो संदेश में ईपीएफओ कार्यालय शिमला का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि ये मेरे पति की पेंशन देने के लिए ईपीएफ शिमला का धन्यवाद। मेरे पति टीसीआई कंपनी में काम कर चुके हैं। उनको पेंशन आती थी लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मुझे पेंशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन ईपीएफ शिमला ने मुझे मेरी पेंशन के बारे में सूचित किया और एक सप्ताह के भीतर मुझे मेरी पेंशन मिल गई। मुझे वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईपीएस 95 पेंशन शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा। डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1000 रुपये को 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों,
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस दा और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी? ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से 7500 प्लस दा की मांग कर रहे हैं। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, उसको बढ़ाने में सरकार दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है? वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में भी देरी हो रही है। आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन मिलने में भी देरी का क्या कारण है? चलिए पूरी सच्चाई जान लेते हैं। एक आंदोलन में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी नहीं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कुल संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन बहुत सारे पेंशन भोगी बहुत सारी चीजों से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ नहीं पाया है और न ही पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर सका है। बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इनसे अनभिज्ञ हैं, इसलिए इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 2. सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियन के बीच एकता की कमी। आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित ईपीएस 95 यूनियनों के बीच एकता की कमी है। यह विभाजन समस्या के समाधान में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है और इसे और कठिन बना रहा है। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियानों की कमी है। यदि सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जाते तो पेंशनरों और सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में सही जानकारी मिलती और वे संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते थे। 3. कानूनी ज्ञान की कमी। अधिकांश संबंधित ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ, भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं है और इन मुद्दों को कानूनी पहलुओं के साथ सही तरीके से समझने की अनिच्छा दिखा रहे हैं। 4. विभिन्न एजेंसियों और सोशल मीडिया चैनलों की नकारात्मक राय। विभिन्न एजेंसियां, विशेष रूप से कई सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ लगातार तर्क दे रहे हैं। इसके कारण कई ईपीएस 95 पेंशनर और सदस्य बिना सही तरीके से इन मुद्दों को जाने इन रायों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे मामले में और भी भ्रम पैदा हो रहा है। 5. सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ, पेंशन भुगतान आदेश या मांग पत्र जारी करने में देरी से भी पेंशनरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। यह देरी न केवल पेंशनरों के लिए वित्तीय संकट का कारण बनती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। 6. राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन मुद्दों को राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पाया है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। 7. आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी। ईपीएस 95 पेंशनरों और सदस्यों के अधिकांश मामलों में आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। बहुत से पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन मुद्दों पर लड़ने में असमर्थ हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है। इन सभी कारणों से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है और पेंशनर एवं सदस्य अपने अधिकारों से वंचित हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए एक संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी हो।